100 साल का एकांत 100 ईयर्स ऑन ऑफ सॉलिट्यूड 1967 में कोलंबियाई लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज का उपन्यास है जो ब्यूंडिया परिवार की बहुपीढ़ी की कहानी बताता है, जिसके कुलपति जोस अर्काडियो ब्यूंडिया ने मैकेंडो के काल्पनिक शहर की स्थापना की थी। उपन्यास को अक्सर विश्व साहित्य में सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। मार्च 2007 में कार्टाजेना में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इसे स्पेनिश भाषा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना गया। पुस्तक की जादुई यथार्थवादी शैली और विषयगत पदार्थ ने इसे 1960 और 1970 के दशक के साहित्यिक लैटिन अमेरिकी बूम के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि उपन्यास के रूप में स्थापित किया, जो आधुनिकतावाद, यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी और क्यूबा के वंगार्डिया अवंतगार्डे साहित्यिक आंदोलन से शैलीगत रूप से प्रभावित था। मई 1967 में ब्यूनस आयर्स में एडिटोरियल सुदामेरिकाना द्वारा पहली बार प्रकाशित होने के बाद से इस पुस्तक का 46 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इसकी 50 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। उपन्यास, जिसे गार्सिया मार्केज की महान कृति माना जाता है, व्यापक रूप से प्रशंसित है और इसे हिस्पैनिक साहित्यिक कैन और विश्व साहित्य दोनों में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। 2024 में इस पुस्तक को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई एक अधिकृत टेलीविजन श्रृंखला में रूपांतरित किया गया और गार्सिया मार्केज के बेटों द्वारा इसका कार्यकारी निर्माण किया गया। पृष्ठभूमि 1965 में गैब्रियल गार्सिया मार्केज अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने अकापुल्को जा रहे थे जब उन्होंने एक नई किताब की शुरुआत के बारे में सोचा। फिर उन्होंने अपनी कार मोड़ ली, अपनी पत्नी से आने वाले महीनों के लिए परिवार के वित्त का प्रबंधन करने को कहा और वापस मैक्सिको सिटी घर चले गए। अगले 18 महीनों तक गार्सिया मार्केज ने अपना समय उस लेखन में बिताया जो अंततः 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड बन गया। हालांकि कोलंबियाई इतिहास और एक पत्रकार के रूप में अपने अनुभवों से प्रेरित होकर गार्सिया मार्केज अपने नाना नानी निकोलस रिकार्डो मार्केज और डोना ट्रैंक्विलिना इगुआरान कोर्ट से काफी प्रभावित थे। 1000 दिनों के युद्ध के एक सम्मानित दिग्गज रिकार्डो मार्केज के रूढ़िवादी कोलंबियाई सरकार के खिलाफ विद्रोह के वृत्तांतों ने उनके पोते को समाजवादी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर किया। इस बीच डोना इगुआरन कोर्ट्स की अंधविश्वासी मान्यताएं पुस्तक की शैली का आधार बन गईं। अराकाटाका में दंपति का घर, जहां गार्सिया मार्केज ने अपना बचपन बिताया, ने उन्हें अपनी पुस्तक की सेटिंग मैकोंडो बनाने के लिए प्रेरित किया। गार्सिया मार्केज उन 4 लैटिन अमेरिकी उपन्यासकारों में से एक थे जिन्हें पहली बार 1960 और 1970 के दशक के साहित्यिक लैटिन अमेरिकी बूम में शामिल किया गया था। अन्य 3 पेरू के मारियो वर्गास लोसा, अर्जेंटीना के जूलियो कॉर्टेजर और मैक्सिकन कार्लोस फ्यूएंटेस थे। 1960 में इस पुस्तक ने गार्सिया मार्केज को लैटिन अमेरिकी साहित्य के भीतर जादुई यथार्थवाद आंदोलन के उपन्यासकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। कथानक यह पुस्तक मैकोंडो शहर में ब्यूंडिया परिवार की 7 पीढ़ियों की कहानी बताती है। मैकोंडो के संस्थापक जोस अर्काडियो ब्यूंडिया और उर्सुला इगुआरन जोस अर्काडियो द्वारा मुर्गों की लड़ाई के बाद प्रुडेंशियो एगुइलर को मार दिए जाने के बाद अपना गृहनगर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने जोस अर्काडियो को नपुंसक बताया था। 15 अपनी प्रवास यात्रा की एक रात नदी के किनारे डेरा डाले हुए जोस अर्काडियो को मैकोंडो का सपना आता है, जो दर्पणों का एक शहर है जो दुनिया को उसके अंदर और उसके आसपास दर्शाता है। जागने पर वह नदी के किनारे मैकोंडो की स्थापना करने का फैसला करता है। जंगल में भटकने के कई दिनों के बाद मैकोंडो की उसकी स्थापना काल्पनिक होती है। 10 जोस अर्काडियो बुएंडिया का मानना है कि मैकोंडो पानी से घिरा हुआ है और उस द्वीप से वह अपनी धारणाओं के अनुसार दुनिया का आविष्कार करता है। 10 अपनी स्थापना के तुरंत बाद मैकोंडो असामान्य और असाधारण घटनाओं से भरा शहर बन गया, जिसमें बुएंडिया परिवार की पीढ़ियां शामिल थीं, जो अपने आवधिक ज्यादातर आत्म प्रदत्त दुर्भाग्य से बचने में असमर्थ या अनिच्छुक थे। सालों से यह शहर एकांत में रहा है और बाहरी दुनिया से इसका कोई संबंध नहीं है, केवल जिप्सियों के एक समूह की वार्षिक यात्रा को छोड़कर, जो शहरवासियों को चुंबक, दूरबीन और बर्फ जैसी वैज्ञानिक खोजों को दिखाते हैं। जिप्सियों का नेता मेल्क्वेड्स नाम का एक व्यक्ति जोस अर्काडियो के साथ घनिष्ठ मित्रता रखता है, जो तेजी से अलग थलग होता जाता है।
अंततः जोस आर्केडियो पागल हो जाता है, केवल लैटिन में ही बोल पाता है, और उसके परिवार द्वारा उसे कई वर्षों तक एक शाहबलूत के पेड़ से बांध दिया जाता है, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अंततः मैकोंडो बाहरी दुनिया और नव स्वतंत्र कोलंबिया की सरकार के सामने उजागर हो जाता है। शहर में कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टियों के बीच धांधली वाला चुनाव होता है, जिससे ऑरेलियानो बुएंडिया कंजर्वेटिव सरकार के खिलाफ गृहयुद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित होता है। वह एक प्रतिष्ठित क्रांतिकारी नेता बन जाता है, कई वर्षों तक लड़ता है और अपने जीवन पर कई प्रयासों से बचता है, लेकिन अंततः युद्ध से थक जाता है और कंजर्वेटिव के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करता है। निराश होकर वह मैकोंडो लौटता है और अपना शेष जीवन अपनी कार्यशाला में छोटी छोटी सुनहरी मछलियां बनाने में बिताता है। रेल मार्ग मैकोंडो में आता है, जो नई तकनीक और कई विदेशी निवासियों को लाता है। एक अमेरिकी फल कंपनी शहर के बाहर केले का बागान लगाती है और नदी के उस पार अपना अलग गांव बनाती है। इससे समृद्धि का दौर शुरू होता है, जो त्रासदी में समाप्त होता है, क्योंकि कोलंबियाई सेना हजारों हड़ताली बागान श्रमिकों का नरसंहार करती है। यह घटना 1928 के केले नरसंहार पर आधारित है। नरसंहार के एकमात्र जीवित बचे जोस आर्केडियो सेगुंडो को नरसंहार का कोई सबूत नहीं मिलता है, और जीवित बचे शहरवासी इस बात को मानने से इनकार करते हैं या मना कर देते हैं। उपन्यास के अंत तक मैकोंडो जीर्ण शीर्ण और लगभग परित्यक्त अवस्था में पहुंच चुका है, जिसमें बचे हुए एकमात्र ब्यूंडियास अमरंता उर्सुला और उसका भतीजा ऑरेलियानो हैं, जिनके माता पिता के बारे में उनकी दादी फर्नांडा ने छिपाया है, और वह और अमरंता उर्सुला अनजाने में एक अनाचारपूर्ण संबंध शुरू कर देते हैं। उनका एक बच्चा है जो सूअर की पूंछ को धारण करता है, जो लंबे समय से मृत कुलमाता उर्सुला के आजीवन डर को पूरा करता है। अमरंता उर्सुला प्रसव के दौरान मर जाती है और बच्चे को चींटियां खा जाती हैं, जिससे ऑरेलियानो परिवार का आखिरी सदस्य रह जाता है। वह मिल्कवेड्स द्वारा कई पीढ़ियों पहले पांडुलिपि में छोड़े गए एन्क्रिप्शन को डिकोड करता है। गुप्त संदेश प्राप्तकर्ता को ब्यूंडिया परिवार की पीढ़ियों द्वारा जिए गए हर सौभाग्य और दुर्भाग्य के बारे में सूचित करता है। जैसे ही ऑरेलियानो पांडुलिपि पढ़ता है, उसे लगता है कि उसके चारों ओर एक तूफान शुरू हो गया है, और वह दस्तावेज में पढ़ता है कि ब्यूंडिया परिवार इस वजह से पृथ्वी के चेहरे से मिट जाने के लिए अभिशप्त है। पुस्तक के अंतिम वाक्य में कथावाचक ने ऑरेलियानो को यह अंतिम पंक्ति पढ़ते हुए वर्णित किया है, ठीक उसी समय जब मैकोंडो का पूरा शहर अस्तित्व से बाहर हो जाता है। 16 प्रतीकवाद और रूपक पुस्तक में एक प्रमुख विषय मैकोंडो में इतिहास की अपरिहार्य पुनरावृत्ति है। नायक अपने अतीत और समय की जटिलता से नियंत्रित होते हैं। पूरे उपन्यास में पात्रों को भूतों द्वारा दौरा किया जाता है। भूत अतीत के प्रतीक हैं और मैकोंडो पर इसका भूतिया स्वभाव है। भूत और विस्थापित पुनरावृत्ति जो वे पैदा करते हैं, वास्तव में लैटिन अमेरिकी इतिहास के विशेष विकास में दृढ़ता से आधारित हैं, डैनियल एरिक्सन लिखते हैं। वैचारिक रूपांतरण ने सुनिश्चित किया कि मैकोंडो और ब्यूंडियास हमेशा कुछ हद तक भूत थे, अपने स्वयं के इतिहास से अलग थलग और अलग थलग, न केवल निर्भरता और अविकसितता की कठोर वास्तविकता के शिकार, बल्कि वैचारिक भ्रम के भी, जो ऐसी सामाजिक स्थितियों को सताते और मजबूत करते हैं। मैकोंडो का भाग्य उसके अस्तित्व से ही बर्बाद और पूर्व निर्धारित है। भाग्यवाद उस विशेष भूमिका का रूपक है जो विचारधारा ने ऐतिहासिक निर्भरता को बनाए रखने में निभाई है। लैटिन अमेरिकी इतिहास की व्याख्या को कुछ ऐसे पैटर्न में बंद करके जो वैकल्पिक संभावनाओं को नकारते हैं, कथा भाग्यवाद की पुष्टि करती प्रतीत होती है, ताकि विचारधारा द्वारा प्रदर्शनात्मक रूप से बनाए जा सकने वाले फंसने की भावना को दर्शाया जा सके। गार्सिया मार्केज रंगों को प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पीला और सोना सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और साम्राज्यवाद और स्पेनिश सिग्लो डे ओरो का प्रतीक है। सोना आर्थिक संपदा की खोज का प्रतीक है, जबकि पीला मृत्यु, परिवर्तन और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। कांच का शहर एक ऐसी छवि है जो जोस आर्केडियो बुएंडिया को एक सपने में आती है। यह मैकोंडो के स्थान का कारण है, लेकिन इसके भाग्य का प्रतीक भी है। हिगिंस लिखते हैं, हालांकि अंतिम पृष्ठ तक दर्पणों का शहर मृग तृष्णाओं का शहर बन गया है।
इस प्रकार मैकोंडो एक साहसी नई दुनिया के सपने का प्रतिनिधित्व करता है जिसका वादा अमेरिका करता था और जो बाद के इतिहास के पाठ्यक्रम द्वारा क्रूरतापूर्वक भ्रामक साबित हुआ। कांच के शहर और बर्फ कारखाने जैसी छवियां दर्शाती हैं कि कैसे लैटिन अमेरिका का इतिहास पहले से ही रेखांकित है और इसलिए विनाश के लिए नियत है। पुस्तक में लैटिन अमेरिकी इतिहास का एक अंतर्निहित पैटर्न है। ये कहा गया है कि उपन्यास उन कई ग्रंथों में से एक है जिसे लैटिन अमेरिकी संस्कृति ने खुद को समझने के लिए बनाया है। इस अर्थ में उपन्यास को एक रेखीय संग्रह के रूप में माना जा सकता है जो यूरोपीय खोजकर्ताओं द्वारा खोजे गए लैटिन अमेरिका की कहानी बताता है, जिसकी ऐतिहासिक इकाई प्रिंटिंग प्रेस द्वारा विकसित की गई थी। संग्रह साहित्य का प्रतीक है जो लैटिन अमेरिकी इतिहास की नींव है और एक डिकोडिंग साधन भी है। संग्रह के रखवाले मेल्क्वेड्स सनकी और साहित्यिक दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंत में 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड की दुनिया एक ऐसी जगह है जहां विश्वास और रूपक तथ्य के रूप बन जाते हैं और जहां अधिक सामान्य तथ्य अनिश्चित हो जाते हैं। विशेष ऐतिहासिक घटनाओं और पात्रों का उपयोग पुस्तक को जादुई यथार्थवाद का एक अनुकरणीय कार्य बनाता है, जिसमें उपन्यास एक दिलचस्प कहानी बताते हुए दशकों के कारण और प्रभाव को संक्षिप्त करता है।